दो चार दिन और रुक जाइए। आपकी बहन के इस स्नेह और सेवा की छाव में इंसान जितने दिन रहता है, उसकी उम्र उतने साल बढ़ जाती है। ये बात आपको पता है? नरेंद्र ने धीमी आवाज में कहा। यह तो नहीं पता था भाई, लेकिन आपकी इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है। गगन बाबू ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए पूरे उत्साह से कहा। भरोसा क्या नरेंद्र बाबू, ये तो परखी हुई और साबित बात है। सचमुच इस संसार में ऐसी पत्नी मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। इसे ही कहते हैं तकदीर का साथ। वरना मेरे जैसे साधारण इंसान को ऐसा जीवन साथी मिले, ये तो सपने में भी सोचना नामुमकिन था। नहीं नहीं नरेंद्र बाबू, आप 2 दिन और रुकिए। मैं सच कहता हूं, ऐसे सुखी परिवार को छोड़कर इंसान अगर स्वर्ग भी चला जाए, तो वहां भी उसे इतना सुकून नहीं मिलेगा। बीमला कहीं दूर नहीं गई थी। वो ठीक दरवाजे के पर्दे की ओट में खड़ी होकर अपने पति की बातें सुन रही थी। उसने अपनी आंखें पोंछी और उस धुंधले उजाले में झांक कर देखा। उसने साफ महसूस किया कि अपने बहनोई के मुंह से पत्नी के प्रेम की ये बातें सुनकर नरेंद्र का चेहरा एक पल के लिए भीतर की गहरी कसक से तड़प उठा और फिर बुझी हुई राख की तरह बिल्कुल फीका पड़ गया। लगभग 15 दिन बीत गए। एक दोपहर की गाड़ी से इंदुमती अपनी छोटी बेटी कमला को लेकर मेदिनीपुर मायके से वापस लौटी। लंबे समय बाद अपनी पत्नी और बच्ची को सही सलामत देखकर नरेंद्र का पीला और बीमार चेहरा एक पल में खुशी से खिल उठा। उसने आगे बढ़कर अपनी सोई हुई मासूम बच्ची को सीने से चिपका लिया और बड़े दुलार से पूछा, कैसी हो इंदु? इंदुमती ने रुखाई से जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हूं। क्यों? नरेंद्र ने फिक्र जताते हुए कहा, तुम्हारी चिट्ठी में पढ़ा था कि तुम्हें हल्का बुखार आ गया था, तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अब तबीयत पूरी तरह ठीक है ना? इंदुमती ने तंज कसा। अगर ठीक ना होती तो क्या तुम कोई बड़ा डॉक्टर बुलवा लेते? नरेंद्र के खिले हुए चेहरे पर एक बार फिर उदासी छा गई। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इंदुमती ने बात को ताने का रूप देते हुए आगे कहा, ऐसे पूछने से क्या फायदा? वहां तो 50 रुपए भेजकर हर रोज एक नई चिट्ठी पहुंच रही थी। कैसी हो? कैसी हो? संभल कर रहना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। अरे, क्या मैं कोई दूध पीती बच्ची हूं? या फिर 50 रुपए क्या मेरे भैया मुझे नहीं दे सकते थे? इतने कम रुपए भेजकर वहां सबके सामने मेरी नाक कटाने और मुझे नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी? उस दिन उस बात पर घर में सब हंस रहे थे। नरेंद्र ने अपना चेहरा और ज्यादा झुका लिया और बेप्सी से कहा, उस वक्त मैं इससे ज्यादा पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया था इंदु। इंदुमती तुनक कर बोली, तो न भेजते, साफ लिख देते कि पैसे नहीं हैं। उफ। घर लौटते ही फिर वही रोज का रोना, नहीं है, कमी है, ये लाओ, वो दो। इतने दिन मायके में कितनी चैन से थी मैं। सच कह रही हूं, किसी अमीर खानदान की लड़की का ऐसे गरीब के घर में ब्याह दिया जाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अपने इस कड़वे सच का जहर अपने सीधे साधे पति के सीने में भरकर इंदुमती वहां से मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में चली गई। महीने भर से ज्यादा समय के बाद यह पति पत्नी की पहली मुलाकात थी। कमरे से बाहर आकर इंदुमती ने इधर उधर नजर दौड़ाई। जब वह अपने बेडरूम में गई तो हैरान रह गई। उसने देखा कि घर के बाकी हिस्सों की तरह वहां भी सब कुछ बहुत अच्छे से झाड़ पोंछकर साफ सुथरा और चमकाया जा रहा है। उसने घर में काम करने वाली नई नौकरानी से पूछा, अरे, ये इतनी साफ सफाई क्यों हो रही है? नौकरानी ने हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, आप जो आने वाली थी। बाबूजी ने खुद कहा था कि आपको गंदगी और धूल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पिछले 3 दिनों से हम लोग दिन रात सफाई में लगे हैं। यह सुनकर इंदुमती के दिल में एक बड़ा गर्व और अहंकार जागा। फिर भी उसने सामान्य बनते हुए कहा, गंदगी किसे पसंद होती है? खैर, अच्छा किया, नौकरानी ने बताया। हाँ मालकिन, ऊपर से नीचे तक पूरे घर को मजदूरों को लगाकर साफ करवाया गया है। इंदुमती ने हुक्म दिया, एक काम करो, उस रामटहल नौकर को बुलाओ ताकि वो बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आए।
नौकरानी तुरंत बोली, अरे मालकिन, फल तो घर में पहले से ही मौजूद है। बाबूजी आज सुबह खुद मंडी गए थे और बहुत चुन चुन कर सारे अच्छे फल खरीद लाए हैं। इंदुमती ने पूछा, नारियल पानी, डाब है, अंगूर है? हाँ मालकिन, सब कुछ है, मैं अभी लेकर आती हूं। नौकरानी फल लाने चली गई। ये सब देखकर इंदुमती के चेहरे से गुस्से के बादल पूरी तरह उड़ गए। बल्कि कुछ देर पहले उसने अपने पति के उदास चेहरे को जिस बेरहमी से दुखाया था, उसका एक हल्का सा दर्द उसके अपने दिल के किसी कोने में खटकने भी लगा। 2 घंटे आराम करने के बाद इंदुमती थोड़े खुशमिजाज चेहरे के साथ नरेंद्र के बैठक वाले कमरे में गई। उसने देखा कि नरेंद्र चश्मा उतारकर मेज पर झुका हुआ कुछ लिख रहा है। उसने पूछा, इतने ध्यान से क्या लिखा जा रहा है? कविता। नरेंद्र ने सिर उठाकर बस इतना कहा, नहीं। फिर क्या है? कुछ खास नहीं, नरेंद्र ने जवाब दिया और उन कागजों को छिपाते हुए किसी चीज के नीचे दबाकर रख दिया। नरेंद्र का ये छुपाना इंदुमती को बहुत बुरा लगा। उसके चेहरे की खुशी फिर से गुस्से में बदल गई। वो चिढ़कर बोली, अगर कुछ खास नहीं तो इस बेमतलब के काम पर सिर खपाने के बजाय कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे घर का दुख दर्द और गरीबी दूर हो? मैंने सुना है कि मेदिनीपुर में भैया के दफ्तर में कुछ अच्छी नौकरियां खाली हैं। इतना कहकर इंदुमती गौर से अपने पति के चेहरे के हाव भाव देखने लगी। उसे पूरा यकीन था कि नौकरी की बात सुनते ही नरेंद्र का स्वाभिमान हमेशा की तरह आहत होगा और उसके चेहरे पर दर्द दिखेगा। लेकिन आज वह ये देखकर हैरान रह गई कि नरेंद्र के चेहरे पर चोट या दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। नरेंद्र ने बहुत ही शांत और सपाट आवाज में कहा, उस नौकरी को करने के लिए वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इस बिल्कुल ठंडे और अप्रत्याशित जवाब ने इंदुमती के गुस्से में घी डाल दिया। वो कुछ पल अवाक खड़ी रही, फिर गुस्से से लाल होकर बोली, हाँ, मुझे पता है कि वहां लोग हैं, लेकिन क्या यहां कोई भूखा नहीं बैठा है? आजकल तो मैं देखती हूं कि तुमसे कोई अच्छी बात भी कहो तो तुम्हें बुरी ही लगती है। घर के कोने में सिर गड़ाकर कविताएं लिखते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। महीने भर बाद ये उन दोनों की दूसरी बातचीत थी। शाम को इंदुमती अपनी सहेली और ननद बीमला के घर मिलने पहुंची। बीमला ने उसे देखते ही कहा, अरे भाभी, कब आई? इंदुमती ने कहा, परसों दोपहर को। बीमला ने ताना मारा, परसों दोपहर को आई और इतनी जल्दी आज शाम को मिलने आ गई? नहीं भाभी, इतना ज्यादा प्यार और खिंचाव मत दिखाओ, थोड़ा कम करो। इंदुमती ने गर्दन मटकाते हुए कहा, मैं चिट्ठी लिखकर भेजती रही पर मुझे कोई जवाब तक नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, मैं अकेली कब तक इस रिश्ते को खींचूं? बीमला ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें जवाब नहीं मिला था? इंदुमती ने नाक सिकोड़कर कहा, 4 पन्नों की लंबी चिट्ठी का जवाब सिर्फ 4 लाइनों में भेज देना क्या कोई जवाब होता है? बीमला थोड़ा झिझकते हुए बोली, उस वक्त मेरे पास सांस लेने तक का वक्त नहीं था भाभी। इस कमरे में अगर भैया नरेंद्र की तबीयत थोड़ी संभलती तो उधर बगल के कमरे में हमारे नए किराएदार की हालत नाजुक हो जाती। इंदुमती को कुछ समझ नहीं आया। उसने मुंह खोलकर पूछा, किराएदार? कौन किराएदार? बीमला ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो मंगलवार का दिन हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते भाभी। जब 7वें दिन मुझे पता चला तो मैं भैया को पालकी में अपने घर ले आई। उसके 2 ही दिन बाद भैया के सीने का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी जान पर बनाई। और ठीक उसी वक्त हमारे नए किराएदार अंबिका बाबू की बीमारी भी बहुत गंभीर हो गई। मैं तुम्हें क्या बताऊं भाभी, दोनों को बारी बारी से गर्म पानी और कपड़े से सेक देते देते घर के सारे लोगों के हाथों की चमड़ी तक छिल गई। दिन रात किसी ने न ढंग से नहाया, न एक निवाला खाया। हां, अगर किसी को सच्ची सती साध्वी और पतिव्रता स्त्री कहना हो तो वो अंबिका बाबू की पत्नी है। छोटी उम्र की बहू है, लेकिन उसने अपने पति की जो सेवा की, उसी के पुण्य से आज अंबिका बाबू की जान बची है, वरना डॉक्टरों के बस का कुछ नहीं था। इंदुमती ने बात को मोड़ते हुए पूछा,
ये अंबिका बाबू है कौन? बीमला बोली, पता नहीं। घाटल के पास कहीं गांव में उनका घर है। यहां शहर में अपना इलाज कराने के लिए उन्होंने हमारे बगल वाला मकान किराए पर लिया था। पास में न कोई रिश्तेदार, न ज्यादा पैसे, बस एक वही बेचारी बहू। इंदुमती ने बीमला की बात बीच में ही काट दी और घबराकर पूछा, क्या सचमुच उस दिन तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी? बीमला ने अपने होंठ भींचते हुए गंभीर आवाज में कहा, उस रात तो मुझे सच में डर लग गया था भाभी। इस ताक पर रखी दवा की उन खाली शीशियों को जरा देखकर तो अंदाजा लगाओ। 3 बड़े डॉक्टरों को बुलाना पड़ा था। और हाँ भाभी, क्या भैया ने अपनी चिट्ठी में तुम्हें इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं लिखा? इंदुमती ने किसी खोए हुए इंसान की तरह अनमने मन से कहा। नहीं। बीमला ने पूछा, तो क्या यहां आकर ही तुम्हें ये सब पता चला? इंदुमती ने उसी तरह सूखे लहजे में जवाब दिया। हां। बीमला आगे बताने लगी, मैं तो तुम्हें पहले ही दिन टेलीग्राम भेजने वाली थी भाभी। सिर्फ 2-3 घंटे का तो रास्ता था, तुम आराम से आ सकती थी। लेकिन भैया ने किसी भी सूरत में खबर नहीं देने दी। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बीमला बोली, पता नहीं तुमने उन पर क्या जादू कर रखा है भाभी। उन्हें बस यही डर सता रहा था कि तुम्हारी खुद की तबीयत खराब है, खबर सुनकर कहीं तुम परेशान न हो जाओ। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बताने से बिल्कुल मना कर दिया। खैर, भगवान की दया से वे ठीक हो गए, वरना क्या हो जाता ननंद रानी? इंदुमती ने बात काटते हुए तल्खी से कहा, जब बीमारी ठीक होने के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ी, तो अगर ठीक न भी होते तब भी शायद मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर इंदुमती उठी और ताक पर रखी दवाओं की खाली और आधी भरी शीशियों को उलट पुलट कर उन पर लगे पर्चे, लेबल पढ़ने लगी। लेकिन तभी ये क्या हुआ जो कभी नहीं हुआ था। आज अचानक इंदुमती की दोनों आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। उसके दिल में एक तीखा दर्द उठा कि क्या इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया और उसे एक खबर तक नहीं दी गई। उसने मायके से ऐसी कौन सी बड़ी बीमारी की बात लिख दी थी जिसके डर से उसे खबर देना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। और नरेंद्र, उसने ठीक होने के बाद चिट्ठियों में दुनिया भर की बातें लिखी, लेकिन अपने इतने बड़े दर्द का जिक्र तक भूल गया। चलो माना उस वक्त नहीं लिखा, लेकिन अब तो इंदुमती को मायके से लौटे 3 दिन हो चुके थे। क्या तब भी नरेंद्र को अपनी बीमारी की बात बताना याद नहीं आया? बीमला ने इंदुमती के इस गहरे और छिपे हुए आहत स्वाभिमान, अभिमान को भांप लिया। वो पास आई और बोली, उन शीशियों को इस तरह टटोलने से क्या होगा भाभी? तुम चाहे जितना परख लो, वे झूठी गवाही नहीं देंगी। आओ, तुम्हारी चाय बन गई है, चलो। इंदुमती ने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए और चाय की मेज की तरफ बढ़ गई। चाय खत्म करने के बाद बीमला ने न जाने अनजाने में या जानबूझकर इंदुमती को आईना दिखाने के लिए कहा, सच में भाभी, ये भी एक अजीब तमाशा था। एक ही घर में 2 मरीज थे, लेकिन दोनों का तौर तरीका कितना अलग था। एक तरफ भैया थे जो मरणासन हालत में होकर भी तुम्हें खबर नहीं देने दे रहे थे ताकि तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए, और दूसरी तरफ वे हमारे किराएदार अंबिका बाबू थे जिन्होंने अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने से हटने नहीं दिया। उन्हें डर था कि पत्नी नजरों से ओझल हुई नहीं कि उनके प्राण निकल जाएंगे। यहां तक कि वे अपनी पत्नी के सिवा किसी और के हाथ से दवा तक नहीं पीते थे। कभी सुना है ऐसा भाभी? तुम सब मेरे पति गगन बाबू का मजाक उड़ाती हो, लेकिन अंबिका बाबू तो सबसे आगे निकल गए। बेचारी बहू दिन रात सेवा करते करते बिल्कुल कंकाल जैसी हो गई है। इंदुमती ने एक ठंडा हाँ कहा और उठ खड़ी हुई। उसने कहा, किसी और दिन आकर तुम्हारी उस सती साध्वी पड़ोसन से मिलूंगी। आज गाड़ी आ गई है तो मैं चलती हूं। बीमला ने कहा, हाँ भाभी, कल जरूर आना। उससे मिलकर सचमुच तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखा जाएगा, अगर उससे कुछ सीखने को मिला तो सीख भी लूंगी। इंदुमती ने मुंह बनाकर कहा और गाड़ी में बैठ गई।
लेकिन घर लौटते पूरे रास्ते अंबिका बाबू का अपनी पत्नी के प्रति वह दीवानों जैसा मोह इंदुमती के दिमाग में घूमता रहा और उसके अपने पति नरेंद्र के उस शांत, त्यागी और गहरे प्रेम को छोटा साबित करके नीचा दिखाता रहा। 2 दिन बाद बातों बातों में इंदुमती फिर अपनी पुरानी कड़वाहट पर उतर आई और चिढ़कर बीमला से बोली, अगर सच सुनकर तुम्हें बुरा न लगे ठाकुर जिन, तो मैं साफ कह दूं कि शादी करना न तो तुम्हारे भैया के बस की बात थी और न ही उस अंबिका बाबू के। बीमला ने चौंक कर पूछा, क्यों भाभी? इंदुमती ने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि जब एक परिवार को पालने पोसने की ताकत और औकात न हो तो शादी करना किसी महापाप से कम नहीं है। यह जवाब सुनकर बीमला का दिल अंदर तक छलनी हो गया। वह इंदुमती को दिल से मानती थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, माना कि अंबिका बाबू की माली हालत ठीक नहीं है और उनसे भूल हुई, लेकिन क्या इस वजह से उनकी पत्नी अपना फर्ज निभाना छोड़ दे? क्या एक पत्नी को अपनी आखिरी सांस तक पति की सेवा नहीं करनी चाहिए? इंदुमती ने तुरंत तर्क दिया, क्यों करनी चाहिए? गलती पुरुष करे, अपनी हैसियत से बाहर जाकर शादी रचाए और उसकी सजा हम औरतें भुगतें। तुमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है और दुनिया के सभ्य समाज के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है, वरना मैं तुम्हें समझाती कि फर्ज और कर्तव्य सिर्फ एक तरफा नहीं होता। कर्तव्य दोनों तरफ से निभाया जाता है, वरना किसी तरफ से नहीं। पुरुष हमें ये बराबरी समझने ही नहीं देते और इसी का नतीजा है कि हम औरतें उस अंबिका बाबू की पत्नी की तरह अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी गुलामी और तीमारदारी करती रहती हैं। बीमला एकटक इंदुमती को देखती रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर कर्तव्य दोनों तरफ का न भी हो भाभी, तब भी क्या तुम्हें लगता है कि अपने बीमार पति की सेवा करना एक पत्नी के लिए कोई दुख या मजबूरी का काम है? तुम्हें सिर्फ अंबिका बाबू की पत्नी की बाहरी थकान और तकलीफ दिख रही है, लेकिन पति की सेवा करने में उसके दिल को जो असीम आनंद और सुख मिल रहा है, क्या तुम उसे महसूस कर सकती हो? इंदुमती ने तिनक कर कहा, मैं ऐसा सुख जानना भी नहीं चाहती। बीमला ने पूछा, तो क्या तुम अपने पति का प्यार भी नहीं पाना चाहती? इंदुमती ने कड़वाहट से कहा, नहीं ठाकुर जिन, अब मुझे इन सब बातों से चिढ़ हो गई है। बल्कि वे प्यार का ये दिखावा कम करके बस अपना फर्ज निभा दें तो मैं चैन की सांस लूं। बीमला खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और वहीं बैठते हुए उदासी से बोली, यही बात तुमने पहले भी कही थी भाभी, तब भी मेरी समझ में नहीं आई थी और आज भी नहीं आई। मेरे भैया अपना कौन सा फर्ज पूरा नहीं करते, ये तो सिर्फ तुम ही जानती हो। तुमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान है, मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकती, लेकिन मेरा ये अटूट विश्वास है कि पति सही हो या गलत, उसके प्यार को ठुकराने की हिम्मत किसी भी देश की औरत में नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि पति का प्यार खो देने से तो मर जाना कहीं बेहतर है। उसके बिना जीना तो बस जिंदगी भर की जिल्लत है। इंदुमती ने अकड़ कर कहा, मैं इस दकियानूसी बात को बिल्कुल नहीं मानती। बीमला हंस पड़ी और बोली, मानती तो तुम जरूर हो भाभी। उसे लगा कि इंदुमती शायद सिर्फ मजाक कर रही है। उसने आगे कहा, खैर भाभी, मेरे सामने तो तुम जो मुंह में आता है कह देती हो, लेकिन भैया के सामने अपनी ये होशियारी और कटाक्ष ज्यादा मत दिखाया करो, क्योंकि पुरुष चाहे कितने भी समझदार क्यों न हो, कई बार क्या? इंदुमती ने पूछा। कई बार वे पत्नी के मजाक और तानों के बीच का फर्क नहीं समझ पाते और दिल पर गहरी चोट लगा बैठते हैं। इंदुमती ने लापरवाही से कहा, यह समझना उनका काम है, मैं इसके लिए अपना सिर क्यों खपाऊं? बीमला ने प्यार से कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी और भैया की चिंता होती है भाभी। इंदुमती ने जबरदस्ती की एक फीकी हंसी हंसते हुए पूछा, अच्छा, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? बीमला ने कुछ पल सोचकर बहुत ही संकोच से कहा, बुरा मत मानना भाभी, लेकिन भैया की उस गंभीर बीमारी के दौरान मुझे सचमुच ऐसा लगा कि जो भैया एक जमाने में तुम्हें पाने के लिए दीवाने थे, जिन्हें देखकर लगता था कि अगर तुम्हारे पैर में कांटा भी चुभ जाए तो वे अपना सीना आगे कर देंगे, आज उनके दिल में तुम्हारे लिए वह पुराना दीवानापन और जज्बा शायद कहीं खो गया है। यह सुनते ही इंदुमती के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो किसी ने उसके मुंह पर कालिक पोत दी हो।
लेकिन अपनी झेंप और अंदरूनी खलबली को छिपाते हुए उसने एक जबरन सूखी मुस्कान चेहरे पर लाई और बोली, तुम्हारी इस सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जिन। जाकर अपने भैया से कह देना कि मुझे उनके प्यार या परवाह की कोई भीख नहीं चाहिए। और तुम भी अच्छी तरह समझ लो, मैं अपना भला बुरा खुद संभालना जानती हूं। मुझे अपनी जिंदगी में किसी दूसरे का दिमाग गर्म करने या सलाह देने की कतई जरूरत नहीं है। बीमला के घर से लौटकर इंदुमती सीधे नरेंद्र के कमरे में दाखिल हुई। उसके दिल में बीमला की बातें आग की तरह दहक रही थी। उसने कमरे में घुसते ही सीधे सवाल दागा, जब मैं मेदिनीपुर गई थी तो क्या तुम बीमार पड़ गए थे? नरेंद्र ने मेज पर रखी अपनी कॉपी से सिर उठाया और बहुत ही धीमी, थकी हुई आवाज में कहा, नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, बस वही सीने का पुराना दर्द था। इंदुमती ने अपनी कड़वाहट का अगला तीर छोड़ा, तो क्या घर का डॉक्टर और दवा का खर्च बचाने के लिए तुम अपनी बहन ठाकुर जिन के घर जाकर पड़े हुए थे? पत्नी के मुंह से निकला ये कड़वा और चुभता हुआ ताना सुनकर नरेंद्र का दिल छलनी हो गया। उसने अपना सिर दोबारा मेज पर रखी कॉपी की ओर झुका लिया। कुछ पल खामोश रहने के बाद उसने बहुत ही धीमी और दबी आवाज में कहा, मैं खुद नहीं गया था, बीमला आकर मुझे ले गई थी। इंदुमती ने तुरंत कड़वाहट से कहा, अगर मुझे उस वक्त जरा भी भनक लग जाती तो मैं साफ कह देती कि लाचार और बेबस लोगों के लिए अस्पताल बने हुए हैं। दूसरों के सिर पर बोझ बनने के बजाय ऐसे लोगों को अस्पताल ही जाना चाहिए। नरेंद्र ने अब सिर तक नहीं उठाया और न ही उसके मुंह से एक शब्द निकला। वह चुपचाप सब सहता रहा। इंदुमती ने गुस्से में झटके से कमरे का पर्दा खींचा और बाहर निकल गई। उसके इस झटके से पास रखी एक छोटी सी मेज, टीपॉय, फूलदान समेत फर्श पर गिरकर उलट गई, लेकिन उसने मुड़कर देखा तक नहीं। मगर 5 मिनट बाद ही वो फिर उसी तरह गुस्से में पर्दा हटाकर कमरे में वापस आई और सीधे सवाल दागा, ठाकुर जिन तुम्हें मेरी बीमारी की खबर देना चाहती थी, तुमने मना क्यों किया? क्या तुमने ये सोचा था कि अगर मैं यहां आ गई तो तुम्हारी दवा में जहर मिला दूंगी? नरेंद्र ने बिना सिर उठाए ही धीमे से कहा, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। इंदुमती बीच में ही चिल्लाकर बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हालांकि खबर पाकर भी मैं वहां से लौटकर नहीं आती, ये तय था। लेकिन मैंने तुम्हें चिट्ठी में यह भी तो नहीं लिखा था कि मैं वहां किसी जानलेवा बीमारी से मर रही हूं। फिजूल का झूठ बोलकर ठाकुर जिन को तार भेजने से रोकने का कोई तुक नहीं था। इतना कहकर वो जिस तेजी और गुस्से से आई थी, उसी तरह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। नरेंद्र उसी तरह मेज पर रखी उस कॉपी की तरफ झुका रहा, लेकिन उसकी आंखों में उमड़े आंसुओं की वजह से कॉपी पर लिखे सारे शब्द धुंधले होकर एक दूसरे में मिल गए। कुछ देर बाद घर के बाहर इंदुमती पर्दे की ओर से निकलकर एक बुजुर्ग डॉक्टर के सामने आई और बोली, आप ही ने गगन बाबू के घर पर मेरे पति का इलाज किया था ना? बूढ़े डॉक्टर ने अपनी नजरें उठाई और इंदुमती के चिंता से भरे चेहरे को देखकर हामी में सिर हिलाया। इंदुमती ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे पूरी तरह ठीक हुए हैं। ये रही आपकी फीस। अगर आज शाम को आप एक दोस्त की हैसियत से आकर उन्हें एक बार देख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर को थोड़ा अचरज हुआ। इंदुमती ने अपनी बात समझाते हुए कहा, दरअसल उनका स्वभाव ऐसा है कि वे कभी अपना इलाज करवाना ही नहीं चाहते। आप उन्हें देखकर जो भी दवाएं लिखनी हो वो पर्चा छिपकर मुझे दे दीजिएगा और उन्हें भी थोड़ा समझाइएगा। डॉक्टर ने उसकी बात मान ली और वहां से चले गए। तभी नौकर रामटहल ने आकर खबर दी, मालकिन, बल्लभ सुनार आया है। इंदुमती ने कहा, आ गया, उसे अंदर बुलाओ। सुनार के आते ही इंदुमती ने कहा, अरे बल्लभ, एक काम के लिए तुम्हें बुलवाया था। तुम हमारे पुराने और भरोसेमंद सुनार हो। मेरी ये कुछ सोने की चूड़ियां बेचनी है। बड़ी पुरानी बनावट की है, अब इन्हें पहनने का मन नहीं करता। सोच रही हूं कि इन्हें बेचकर नए डिजाइन का एक जोड़ा खरीद लूं। बल्लभ ने कहा, ठीक है मालकिन, मैं बेच दूंगा। इंदुमती ने पूछा, तराजू लाए हो ना?
जरा तौल कर देखो कितना वजन है। लेकिन हाँ भाई, इसके पैसे मुझे कल ही चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। बल्लभ ने चूड़ियों को हाथ में लिया और देखते ही बोला, अरे मालकिन, ये तो बिल्कुल नया और पक्का सोना है। अभी बेचेंगी तो काफी नुकसान हो जाएगा। इंदुमती ने बात टालते हुए कहा, नुकसान होता है तो होने दो बल्लभ, मुझे ये डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुनो, इस बारे में बाबूजी, नरेंद्र से कोई बात मत करना। पतियों से छिपाकर औरतों का जेवर बेचना खरीदना सुनार के लिए कोई नई बात नहीं थी। वह मन ही मन मुस्कुराया और चूड़ियां लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वही डॉक्टर दोबारा घर आए तो इंदुमती ने उनसे परेशान होकर पूछा, डॉक्टर बाबू, इन्होंने 5-7 शीशियां दवा पी ली है, लेकिन इनके सीने का वो पुराना दर्द तो बिल्कुल नहीं गया। डॉक्टर ने चौंक कर कहा, दर्द नहीं गया? पर मुझसे तो नरेंद्र बाबू ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। इंदुमती ने कहा, आप तो उनका स्वभाव जानते ही हैं, वे कभी अपनी तकलीफ बताते ही नहीं। लेकिन मैं पक्के तौर पर जानती हूं कि दर्द अभी भी बना हुआ है और उनका शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर ने कुछ देर सोचकर कहा, देखिए, मुझे भी यही शक हो रहा है कि सिर्फ दवाइयों से अब कुछ नहीं होगा। एक बार इन्हें किसी अच्छी जगह ले जाकर आबोवा वानी बदलना बहुत जरूरी है। इंदुमती ने कहा, तो फिर आप खुद ही उन्हें यह बात समझाइए ना। डॉक्टर बोले, मैंने एक दिन कहा था, लेकिन वे हवा पानी बदलने को जरूरी नहीं समझते। इंदुमती को गुस्सा आ गया और वो बोल पड़ी, उनके जरूरी न समझने से क्या होता है? आप डॉक्टर हैं, आप जो कहेंगे वही होना चाहिए। बूढ़े डॉक्टर इंदुमती का यह अधिकार भरा गुस्सा देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। इंदुमती को अपनी इस बेचैनी और हड़बड़ी पर थोड़ी शर्म आई। उसने संभल कर कहा, देखिए डॉक्टर बाबू, मैं सचमुच घबरा बहुत गई हूं। आप उन्हें जरा डराकर कहिए ताकि वे बात को गंभीरता से लें। डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया और गंभीर होकर कहा, इस तरह की सीने की बीमारी में डरने की बात तो सचमुच है ही। यह सुनते ही इंदुमती का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते होठों से पूछा, क्या सचमुच डरने की बात है? इंदुमती के उस खौफजदा चेहरे को देखकर डॉक्टर तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाए। इंदुमती की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी बेटी जैसी हूं डॉक्टर बाबू, मुझसे सच मत छिपाइए। जो बात है मुझे साफ साफ बताइए कि उन्हें आखिर क्या हुआ है। नरेंद्र की बीमारी असल में कितनी गंभीर थी, ये तो खुद डॉक्टर भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने गोलमोल करके जो कुछ भी कहा, उससे इंदुमती का खौफ कम होने के बजाय और बढ़ गया। वो रोते रोते अपने कमरे में लौट आई। शाम के वक्त नरेंद्र अपने हाथ की कलम मेज पर रखकर खुली खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रहा था। तभी इंदुमती कमरे में आई और पास ही एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। नरेंद्र ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा खिड़की के बाहर ताकने लगा। पिछले कई दिनों से इंदुमती ने उससे कोई पैसा नहीं मांगा था। आज वो अचानक आकर क्यों बैठ गई, इसका अंदाजा लगाकर नरेंद्र का दिल अंदर ही अंदर घबराहट से धड़कने लगा कि कहीं वो फिर कोई नया खर्च न मांग ले। लेकिन इंदुमती ने कोई पैसा नहीं मांगा। उसने बहुत ही शांत और नरम आवाज में कहा, डॉक्टर बाबू कह रहे थे कि जब दर्द दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है तो अब हवा पानी बदलना बहुत जरूरी है। तुम कुछ दिनों के लिए किसी अच्छी जगह घूमने क्यों नहीं चले जाते? नरेंद्र सचमुच बुरी तरह चौंक गया। उसे लगा मानो बरसों बाद किसी ने बहुत गहरे प्यार और अपनेपन से उसे पुकारा हो। इंदुमती की आवाज में यह मिठास और चिंता तो वह कब का भूल चुका था। उसने अपनी आंखें घुमाई और किसी खोए हुए इंसान की तरह हक्का बक्का होकर इंदुमती के चेहरे को देखने लगा, मानो वो उस चेहरे में अपना पुराना खोया हुआ प्यार तलाश रहा हो। इंदुमती ने आगे कहा, क्या कहते हो? अगर चलना है तो कल ही सारा सामान बांध कर निकल पड़ते हैं। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, यही पास में वैद्यनाथ धाम, देवघर के आसपास कहीं चलेंगे। हम दोनों, छोटी बच्ची कमला और नौकरानी चलेंगे। और ये जो पुराना भरोसेमंद नौकर रामटहल है, ये घर की रखवाली के लिए यही रहेगा। वहां जाकर कोई छोटा सा मकान किराए पर ले लेंगे। तो बताओ,
क्या आज से ही पैकिंग शुरू करवा दूं? नरेंद्र को किसी भी तरह के बड़े खर्च की बात सुनते ही हमेशा डर लगता था। जब उसने इतने बड़े सफर और बाहर रहने के भारी खर्च का इशारा सुना तो उसका मिजाज एकदम बिगड़ गया। उसने सीधे सवाल किया, इस डॉक्टर को यहां आने के लिए किसने कहा था? इंदुमती कुछ जवाब देती उससे पहले ही नरेंद्र तिनक कर बोला, जाकर अपनी सहेली बीमला से कह दो कि मेरे पीछे बार बार डॉक्टर लगाकर मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। नरेंद्र को लगा कि पर्दे के पीछे रहकर यह सब बीमला ही करवा रही है। उसके लिए बीमला ही सब कुछ थी। ये बात इंदुमती के दिल में तीर की तरह चुभी कि वो खुद उसके भले के लिए ये सब कर रही है और नरेंद्र इसका श्रेय बीमला को दे रहा है। फिर भी अपने दर्द को दबाते हुए उसने नरमी से कहा, लेकिन तुम सचमुच ठीक नहीं हो। तुम्हारे सीने का दर्द तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। नरेंद्र ने मुंह फेर कर रुखाई से कहा, बिल्कुल ठीक हो गया है। इंदुमती ने नरेंद्र के कमजोर चेहरे को देखते हुए कहा, ठीक हो गया है, फिर भी तुम्हारा शरीर नहीं संभला है। ये मैं अपनी आंखों से साफ देख रही हूं। एक बार अगर कहीं बाहर घूम आओगे तो चाहे जो भी हो कोई नुकसान तो नहीं होगा। नरेंद्र अंदर और बाहर से जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसकी बर्दाश्त करने की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। फिर भी खुद को संभालते हुए उसने सपाट लहजे में कहा, मुझमें कहीं बाहर घूमने फिरने की सामर्थ्य और ताकत नहीं है। इंदुमती जिद पर अड़ते हुए बोली, ऐसा नहीं चलेगा, जान तो बचानी ही होगी। इंदुमती के मुंह से ये जिद नरेंद्र के लिए इतनी अजीब और नई थी कि वो इसका बिल्कुल गलत मतलब निकाल बैठा। उसे लगा कि यह भी उसे ताना मारने और नीचा दिखाने की इंदु की कोई नई चाल है। इतने दिनों से जिस सब्र के बांध को नरेंद्र ने संभाल रखा था वो एक झटके में टूट गया। वो चिल्ला उठा, किसने कहा कि जान बचानी होगी? नहीं बचानी मुझे जान। इंदु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। अपने सीधे साधे पति के मुंह से इतनी तीखी और कड़वी बातें सुनने की इंदुमती ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वह हक्की बक्की और सन्न होकर वहीं सिमट गई। लेकिन नरेंद्र का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो दिल का सारा दर्द उगलते हुए कहने लगा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं पाई पाई के लिए कितने बड़े संकट से जूझ रहा हूं। सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम सिर्फ मुझे तड़पाने के लिए दिन रात ताने मारती रहती हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहती हो तुम मुझसे? इंदुमती खौफ से पीली पड़ गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। नरेंद्र को भी तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि इस तरह चीखना चिल्लाना उसके शांत स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, चलो, मैं मान लेता हूं कि मुझे हवा पानी बदलने बाहर जाना चाहिए, लेकिन मैं कैसे जाऊं? कहां से लाऊं पैसा? इस घर गृहस्थी का रोज का खर्च पूरा करने में ही मेरी जान निकल रही है। इंदुमती ने जिंदगी में कभी झुकना या सब्र करना नहीं सीखा था। किसी के आगे झुकने की बात पर ही उसका आत्मसम्मान आहत हो जाता था। लेकिन आज वह नरेंद्र के इस भयानक रूप से सचमुच डर गई थी। उसने बहुत ही दबी आवाज में कहा, पैसा नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास बहुत सारे गहने तो हैं। नरेंद्र ने तड़क कर कहा, गहने हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। वे तुम्हारे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिए थे। उन गहनों पर मेरा रत्ती भर भी हक नहीं है। ये बात मुझसे ज्यादा तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। इंदुमती ने कहा, ठीक है, अगर गहने नहीं लेने तो मत लो, मैं तुम्हें अभी नकद पैसे देती हूं। नरेंद्र ने चौंक कर पूछा, तुम्हारे पास नकद पैसे कहां से आए? क्या घर खर्च के पैसों में से चुराकर बचाए हैं? असल में वे पैसे इंदुमती की सोने की चूड़ियां बेचने से आए थे। इंदुमती कभी झूठ नहीं बोलती थी, क्योंकि झूठ बोलना उसे अपनी तौहीन लगता था। लेकिन आज मजबूरी में उसने झूठ बोल दिया और हां में सिर हिला दिया। यह सुनकर नरेंद्र का चेहरा गुस्से और नफरत से बेहद सख्त हो गया। उसने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा, रख लो अपने पैसे, जाकर अपने लिए नए गहने बनवा लेना।
मेरी छाती का खून पसीना एक करके जो पाई पाई जमा हुई है, उसे इस तरह पानी में नहीं बहाया जा सकता। इंदु, मैंने जिंदगी में कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, हमेशा तुम्हारे ताने ही सहे हैं। लेकिन तुमने ही उस दिन घमंड से कहा था ना कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। आज घर खर्च से पैसे छिपाकर झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? छी! तभी छोटी बेटी कमला ने कमरे का पर्दा थोड़ा हटाया और मासूमियत से बोली, मान, बुआ, पिसिमा आई है। अरे भाभी, यहां क्या चल रहा है? बीमला कमरे के अंदर कदम रखते हुए बोली। इंदुमती गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने तुरंत बेटी कमला को आगे खींचा, उसके गले से सोने का हार दोनों हाथों से जोर से नोचकर तोड़ा और नरेंद्र के मुंह पर फेंकते हुए चिल्लाई, झूठ बोलना मुझे नहीं आता था, ये भी मैंने तुम्हारे साथ रहकर ही सीखा है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह पीतल को सोना बनाकर किसी को धोखा देना नहीं सीख पाई। जो आदमी अपनी पत्नी को ठगता हो, अपनी ही नन्ही बेटी को धोखा देता हो, वो किसी दूसरे को झूठा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? नरेंद्र ने फर्श से वो टूटा हुआ हार उठाया और शांत आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये पीतल है? क्या सुनार से जांच करवाई थी? इंदुमती ने गुस्से से लाल आंखें बीमला की तरफ घुमाई और ताना मारा, जाकर अपनी इस बहन से पूछो, उसी से जांच करवा कर देख लो। बीमला 2 कदम पीछे हट गई और बोली, ये नीच हरकत मेरी नहीं हो सकती भाभी। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि अपने भैया के दिए गहनों को सुनार बुलाकर कसौटी पर परखाऊं। नरेंद्र ने इंदुमती से कहा, इंदु, मैंने तुम्हें भी 1-2 गहने बनवा कर दिए थे, क्या उन्हें भी सुनार से जांच करवा लिया? इंदुमती तिनक कर बोली, अभी तक तो नहीं जांचा, लेकिन अब जांचना पड़ेगा। नरेंद्र ने कहा, जांच लेना, वे पीतल के नहीं हैं। फिर उसने अपनी बहन बीमला के चेहरे की तरफ देखा और वह टूटा हुआ हार दिखाते हुए भारी मन से कहा, यह सचमुच सोना नहीं है बीमला, ये पीतल ही है। एक बाप होकर कितनी बड़ी लाचारी और बेबसी में मैंने अपनी इकलौती बेटी के जन्मदिन पर उसे ये नकली हार देकर बहलाया था। ये सिर्फ तू ही समझ सकती है बहन। उस वक्त मैं अपनी बेटी को तो धोखे में रख सका, लेकिन अपनी पत्नी को धोखा देने की हिम्मत मुझमें तब भी नहीं थी। कमरे से बाहर आकर बीमला ने इंदुमती को समझाते हुए कहा, भाभी, मेरी बात मानो, एक बार जाकर भैया के पैर छूकर उनसे माफी मांग लो। इंदुमती अकड़ कर बोली, क्यों मांगू माफी? किस जुर्म की? मेरा सिर भी कट जाए तब भी मैं ये कभी नहीं करूंगी। बीमला ने कहा, क्यों नहीं करोगी? पति के पैर छूने में शर्म कैसी? चलो मान लिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन पति को खुश और शांत करना तो एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। इंदुमती ने तड़क कर कहा, नहीं, मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है। भगवान की नजर में सच्चा और खरा रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। जब तक मैं भगवान के आगे गुनहगार नहीं हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। बीमला को गुस्सा आ गया। वो बोली, भाभी, ये सब किताबी और घमंड की बातें हम भी जानते हैं। जब वक्त निकल जाएगा तो यह कोई चालाकी काम नहीं आएगी। आंखें बंद कर लेने से सामने आई मुसीबत टल नहीं जाती। भैया सचमुच तुमसे बहुत नाराज और विरक्त हो चुके हैं। इंदुमती ने लापरवाही से कहा, उनकी मर्जी। बीमला का दिल जल उठा। उसने चेतावनी देते हुए कहा, उनकी इस मर्जी का एहसास तुम्हें उस दिन होगा जिस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भैया जितने सीधे और शांत हैं, वक्त आने पर उतने ही कठोर भी बन जाते हैं। तुमने अभी तक उनका सिर्फ सीधा रूप देखा है, उनका दूसरा सख्त रूप देखना अभी बाकी है। इंदुमती ने तंज कसा, अच्छा ठीक है, जब देखूंगी तो तुम्हें खबर भिजवा दूंगी। बीमला कुछ देर खामोश रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सच है, जब तक सिर पर न पड़े तब तक किसी को यकीन नहीं होता कि वो अपने पति का प्यार खो सकती है। लेकिन भैया का स्वभाव ऐसा है कि अगर उनके दिल का दरवाजा एक बार बंद हो गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा नहीं खोल पाएगी। अब इंदुमती का चेहरा भी थोड़ा गंभीर हुआ। उसने कहा, अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी। दरवाजा खुलवाने के लिए न तो मैं उनके पैर पकड़ने जाऊंगी और न ही तुमसे कोई सिफारिश करवाऊंगी। अरे,
तुम नाराज होकर जा रही हो क्या? बीमला उठ खड़ी हुई और बोली, नाराज होकर नहीं भाभी, बहुत दुख के साथ जा रही हूं। अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार मैंने तुमसे किया है, इसीलिए मेरा दिल रो रहा है। भैया इतनी कड़वी बात कह सकते हैं? ये अगर मैं अपनी आंखों से न देखती तो कभी यकीन न करती। इंदुमती ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे भैया के मुंह से अब कभी ऐसी बातें नहीं सुनोगी। बीमला ने कहा, भाभी, बातें तो तुमने भी कुछ कम नहीं सुनाई, लेकिन हां, मुझे भी लगता है कि भैया अब दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वे एक ही बात को 100 बार दोहराने वाले इंसान नहीं हैं। इंदुमती ने फिर एक घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, वो तो है ही, लेकिन एक और बड़ी बात हो गई है जिससे वे अब कभी सपने में भी आंखें तरेरने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज ही मुझे मेरे पिताजी की चिट्ठी मिली है। उन्होंने मेरे नाम 10,000 रुपए की वसीयत कर दी है। अब बताओ ठाकुर जिन, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे उनके पैर पकड़ने की जरूरत है? यह सुनकर बीमला का चेहरा दुख और निराशा से काला पड़ गया। उसने कहा, भाभी, भैया ने आज से पहले कभी तुम्हारे आगे आंखें नहीं तरेरी। तुम जिस तरह उन्हें लावारिस और बीमार छोड़कर मेदिनीपुर चली गई थी, वो बात सिर्फ मैं ही जानती हूं। लेकिन फिर भी भैया ने कभी किसी के सामने तुम्हारी एक बुराई तक नहीं की। हमेशा मुस्कुराकर मेरे सामने भी तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालते रहे। क्या वे ये सब तुम्हारे उन पैसों के लालच में करते थे? भाभी, जिस रिश्ते में आदर और सम्मान न हो, वहां प्यार कभी नहीं टिकता। जिस सच्चे प्यार को तुम आज अपने झूठे घमंड में ठुकरा रही हो, उसकी कीमत तुम्हें उस दिन समझ आएगी जिस दिन तुम उसे सचमुच हमेशा के लिए खो दोगी। लेकिन मेरी ये एक बात याद रखना भाभी, मेरे भैया इतने गिरे हुए और लालची इंसान नहीं हैं कि तुम्हारे पैसों के आगे झुके। खैर, अब शाम हो गई है, मैं चलती हूं। वक्त मिले तो कभी हमारे घर आना। अच्छा ठीक है, इंदुमती ने कहा और बीमला को छोड़ने सदर दरवाजे तक आई। बीमला ने इंदुमती के कदमों की आहट सुनी, लेकिन मुड़कर भी नहीं देखा। हमेशा ऐसा होता था कि गाड़ी में बैठने के बाद दोनों सहेलियां मुस्कुराकर खिड़की से एक दूसरे को विदा करती थी। लेकिन आज गाड़ी में बैठते ही बीमला ने झटके से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में लौटकर इंदुमती ने अपनी बच्ची कमला को सीने से चिपटाया और बिस्तर पर लेट गई। बीमला तो चली गई थी, लेकिन उसकी कही हुई चुभती बातें इंदुमती के दिमाग में गूंज रही थी। उन बातों की तपिश इतनी ज्यादा थी कि इंदुमती के घमंड का जो विशाल बर्फ का पहाड़ था, वो धीरे धीरे पिघलने लगा। जैसे जैसे वो घमंड पिघला, इंदुमती को अपनी जिंदगी की कड़वी और खुरदरी सच्चाइयां दिखाई देने लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके इस झूठे स्वाभिमान के नीचे इतनी कड़वाहट और तबाही छिपी हुई थी। अचानक इंदुमती के दिल के अंदर से किसी ने सवाल किया, इंदु, सोचो अगर तुम्हारे पति ने सचमुच तुम्हें दिल से हमेशा के लिए निकाल दिया तो क्या होगा? अगर तुम उनके पास जाकर बैठो और वे नफरत से तुमसे दूर हट जाएं तो? ये ख्याल आते ही इंदुमती के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर कांप उठा। कमला ने मां को सहमते देखकर पूछा, क्या हुआ मां? इंदुमती ने बच्ची को जोर से अपने सीने से भींच लिया। उसके गालों को चूमते हुए कांपती आवाज में बोली, तेरी बुआ मुझे कितना डरा कर गई है। किस बात का डर मां? इंदुमती ने एक और चुंबन लेते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, सब झूठ है, सब बकवास है। जा तो बेटी, जरा देखकर आ कि तेरे पापा क्या कर रहे हैं। कमला दौड़ कर गई। आज दिन भर से पति पत्नी के बीच एक शब्द भी बात नहीं हुई थी। कमला ने लौटकर बताया, पापा बिल्कुल चुपचाप लेटे हुए हैं। चुपचाप लेटे हैं? अच्छा, तू यही लेट, मैं खुद देख कर आती हूं। कहकर इंदुमती उठी। उसने पर्दे की ओर से झांक कर देखा। नरेंद्र सचमुच छत की तरफ आंखें गड़ाए सोफे पर बेजान पड़ा हुआ था। 5-6 मिनट तक इंदुमती वहीं खड़ी देखती रही। आज उसके अंदर कमरे में सीधे घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी और अपनी इस हिचकिचाहट पर उसे खुद बहुत ताज्जुब हुआ। वो लौट कर आई और बोली, कमला, हाँ मां, तेरे पापा का सिर शायद बहुत दर्द कर रहा है। जा बेटी, उनके पास बैठकर प्यार से उनके सिर पर हाथ फेर दे।
बेटी को भेजकर इंदुमती खुद पर्दे के पीछे खड़ी होकर दोनों की बातें सुनने लगी। कमला ने जाकर पूछा, पापा, आपका सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? नरेंद्र ने थकी आवाज में कहा। कहाँ दर्द कर रहा है बेटा? नहीं तो। कमला ने फिर पूछा, पर मां तो कह रही थी कि आपका सिर बहुत दुख रहा है। नरेंद्र कुछ पल चुपचाप अपनी बेटी के चेहरे को देखता रहा। फिर उसने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, तुम्हारी मां कुछ नहीं जानती बेटा। ये सुनते ही इंदुमती ने पर्दा हटाया और सामान्य बनने का नाटक करते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसने मेज पर जल रहे लैंप की रोशनी को थोड़ा धीमा किया और बोली, इस कमजोर और बीमार शरीर में इतनी मेहनत भला कोई कैसे झेल सकता है? कमला बेटी, जरा ऊपर से ओडिकोलन, सिरदर्द की दवा आयत्र की शीशी ले आ और नौकर रामटहल से कह दे कि जाकर थोड़ा सा बर्फ खरीद लाए। बेटी को बाहर भेजकर इंदुमती खुद नरेंद्र के सिरहाने आकर बैठ गई। उसने अपने हाथ नरेंद्र के बालों में फेरते हुए कहा, उफ, तुम्हारा माथा तो आग की तरह तप रहा है। नरेंद्र ने अपनी आंखें मूंद ली। वो कुछ नहीं बोला। इंदुमती खामोशी से उसके सिर पर हाथ फेरती रही। फिर थोड़ा झुककर बहुत ही अपनेपन और दुलार भरी आवाज में पूछा, आज सीने का दर्द कैसा है? नरेंद्र ने बिना आंखें खोले कहा, वैसा ही है। इंदुमती ने कहा, तो फिर ये जो गुस्से में आकर तुमने 2 दिनों से अपनी दवाइयां नहीं खाई है, अगर दर्द बढ़ गया तो क्या होगा? नरेंद्र ने आंखें खोली और बिल्कुल शांत, सपाट आवाज में कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है इंदु। मैं बस थोड़ी देर चुपचाप अकेला रहना चाहता हूं। क्या इंदुमती का घमंड नरेंद्र और बिमला के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? या इस परिवार की कहानी कोई ऐसा नया मोड़ लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? इन सवालों के जवाब जानने के लिए कल इसके अंतिम भाग में हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए।